हमारी बार कौंसिल में दो धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो पूरा पीटीआई को प्रोटेक्ट करता है, एक धड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। सियासी पार्टियां बाकायदा बार खरीदने लग गई हैं, बार काउंसिल्स मिलाने लग गई हैं, धड़ेबाजी करने लग गई हैं ताकि वकील जो है वो मुंतशिर हो। हर वकील का किसी ना किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक होता है। मैं अपने भाइयों को भी यही कहता हूँ कि यार किसी सियासी जमात का एजेंडा आपने बार में नहीं लेके आना। हाई कोर्ट में पिछले कोई 2 साल से फाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं। कोई वकील दहशतगर्द नहीं हो सकता। हम लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले लोग, तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कोई भी वकील अपनी क़यादत, चाहे वो बार एसोसिएशन की क़यादत है या पंजाब बार काउंसिल की क़यादत है, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई रिमार्क्स पास करेगा तो दैट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। ये जो आईनी अदालतों की इतनी बाज़ सुनाई दे रही है, ये आईनी अदालतें करेंगी क्या? मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की या काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की तैयारियां, इस तरह का मामला करेंगी? हमने लॉ मिनिस्टर साहब से क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि ये जो अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं इसमें हमारी सजेशन जो है वो आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप विद इन 10 या 15 डेज जो है वो अपनी जो सजेशन बार काउंसिल देंगी वो उनके मुताबिक हम उसमें चेंजिंग करके और फिर असम्बली में पेश करेंगे। तमाम मेंबरान को उसमें सवदे की कॉपी भिजवाई है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो सजेशंस हैं वो आप हमें इजलास में 5 तारीख को हमारा जनरल हाउस का इजलास हो रहा है उसमें आप पुट करें, और जो फिर हाउस जो है वो फैसला करेगा वो हम आगे जो है ना वो लॉ मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड करें। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलहदा बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ जजेस को इस काम के लिए डिप्यूट कर दें कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुने। कोई मखसूस सियासी पार्टी इससे फायदा उठाती भी नजर आ रही है? वक्त की ज़रूरत है। बर्डन ऑफ केसेस जो हैं वो जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, सारा दिन बैठ के केस लेफ्ट ओवर हो जाता है, बारी नहीं आती। अब एक कांस्टेबल भी आके वकला को काला कोट पकड़ता है, उन्हें घसीटता है और इस कोर्ट की बेरुमती भी करता है, FIR भी देता है, तो ये सारा मामला कहाँ जा रहा है? किस तरह से कंट्रोल करेंगे इसको? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। वकला के ऊपर 780 की FIR हुई, लेकिन चंद कुछ शरपसंद अनासर कुछ ऐसे भी हैं, हम में से कुछ ब्लैक शीप्स हैं जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है। 300 वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो हमने की हुई है, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हुए हैं। इनके लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करके इनको वकालत से है वो फारग किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेशनल सेंट्रल न्यूज़ के साथ मुझे सैयद अबरार अबुल हसन कहते हैं और आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगा हमारे एक और नए प्रोग्राम में। थंबनेल देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल इसलिए है कि वकला की जो अगर हम तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो वकला ने पाकिस्तान में वो कलीदी किरदार अदा किए हैं। इवन पाकिस्तान के बानी, अगर हम ये कहें कि मुल्क को बनाने वाला भी एक वकील ही था, तो इसमें कभी कोई गलत बात नहीं होगी। उसके बाद आमरीत का दौर हो, खुशहाली का दौर हो, कहीं जुल्म बरबरीत हो, वकला हमें हर सफ़े अव्वल पर नज़र आते हैं, वो लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि वकला के साथ बड़े गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है, वकला के साथ ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, वो मुख्तलिफ़ इक़साम की FIRs हों, वो धड़ेबाजी हो, वो ग्रुप बंदी हो। इस पर बात करने के लिए जो शख्सियत आज मेरे पास मौजूद है, और हमें ये शख्सियत इस लिहाज से भी बड़ी मौजू लगी कि ये इन सारे मामलात को बड़ी बारीकी से और बड़े ज़ीरक अंदाज में देखेंगे और यकीनी तौर पर जितने देखने वाले उन सब की रहनुमाई भी करेंगे। मेरी मुराद वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल जनाब बाबर वहीद चौधरी साहब। सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने वक्त निकाला। मैं प्रोग्राम का इंट्रो ही सर इससे करूँगा। बड़ी वाज़ह तौर पर हम ये देख रहे हैं कि एक वक्त तक तो ये बात की जाती थी कि वकील हायर करने हैं, यहाँ तक इल्ज़ामात लगते थे कि जजों को हायर करना है, हुकूमत ने अपनी मर्ज़ी के अगर फैसले लेने होते थे। अब हालात इतने बुरे हो गए हैं कि सियासी पार्टियां बाकायदा बार ख़रीदने लग गई हैं, बार काउंसिल्स मिलाने लग गई हैं, धड़ेबाजी करने लग गई हैं ताकि वकील जो है वो मुंतशिर हो। इस बात में किस कदर सदाकत है? अच्छा जी, बात पता है क्या है? बात यह है कि हर वकील का किसी न किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक होता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा भी किसी सियासी जमात के साथ ताल्लुक है। लेकिन मैं अपने भाइयों को भी यही कहता हूँ कि यार किसी सियासी जमात का एजेंडा आपने बार में नहीं लेके आना। बार में हमने बात करनी है जो वकला की वेलफेयर की बात है, वकला के राइट्स की बात है,
वकला को प्रोटेक्ट करना है, कैसे करना है। हमने किसी सियासी जमात का अगर एजेंडा लेके आएंगे ना तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खतरनाकी वो बार को भी सामना करनी पड़ती है और हाँ जी, वकील को भी, और वकील को भी सामना करना पड़ता है। ये 9 मई वाले इशू में देख लें आप, जो वकला पकड़े जाते रहे हैं। हमारी बार कौंसिल में 2 धड़े हैं। एक धड़ा जो है वो पूरा पीटीआई को प्रोटेक्ट करता है, एक धड़ा जो है वो मुस्लिम लीग नून को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। कुछ पीपल्स पार्टी के भी हैं, लेकिन हम इस धड़ेबंदी से बालातर होके हमने हमेशा, चाहे वो पीटीआई का है, जहां पे रूल ऑफ लॉ जो है वो वायलेट होता हुआ हमें नजर आएगा, जहां पे फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन आएगी, वहां पे हम उस अपने वकील भाई के साथ हमेशा खड़े रहेंगे और आइंदा भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर, इस धड़ेबाजी से आपको नहीं लगता कि वकला में जो इत्तेहाद था, वो वकला जो मुल्क में अगर आमरीयत का दौर भी था तो वो लोग सड़कों पर निकल के आके उन्होंने सारी चीजें वाज़ेह कर दी थी, इस धड़ेबाजी की वजह से उनका जो इत्तेहाद है वो कहीं कपकपार है या लफ्जिश का शिकार है? नहीं, वकला में इत्तेहाद अब भी मौजूद है। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे वकला जो एक सियासी जमात का एजेंडा लेके आएंगे ना, उस वक्त ये इत्तेहाद आपका डिस्टर्ब होगा। ठीक है। अभी देखें रिसेंटली जो अमेंडमेंट्स आई, उनमें आपने देखा कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने फौरी तौर पे ऑल पाकिस्तान जो बार काउंसिल्स के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन एग्जीक्यूटिव थे उनको फौरी तौर पे इस्लामाबाद में बुलाया, वहाँ पे इजलास हुआ, बाकायदा हमने लॉ मिनिस्टर साहब से क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि ये जो अमेंडमेंट्स आप कर रहे हैं इसमें हमारी बार काउंसिल को जो है वो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, इसमें हमारी सजेशन जो है वो आपको जरूर लेनी चाहिए। तो वो उनकी मेहरबानी, उन्होंने कहा जी ठीक है, आप विद इन 10 या 15 डेज जो है वो अपनी जो सजेशन बार काउंसिल देंगी वो उनके मुताबिक हम उसमें चेंजिंग करके और फिर असेंबली में पेश करेंगे। तो ये वकला को इतमाद में लेके जो उन्होंने स्टेप किया है। अब उसके बाद अगले ही रोज एक इजलास हुआ, उसमें उन्होंने कहा जी हम किसी तरह की अमेंडमेंट्स मानते ही नहीं हैं। तो इस तरह मतलब देखें, उन्होंने हमारे साथ ये कोऑपरेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप जो भी अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं इसमें, आप समझते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स नहीं बननी चाहिए, आप उसकी रीजन बताएं कि क्यों नहीं बननी चाहिए। क्या किसी दीगर मुल्कों में ऐसी मिसाल नहीं है? दीगर मुल्कों में देखें तो ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो मेरी अपनी वकला भाइयों के साथ अब हमने क्या किया है कि 75 जो हमारे मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं, हमने उस जो मसवदा था उन सबको, उन तमाम मेंबरान को उस मसवदे की कॉपी भिजवाई है और उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी जो सजेशंस हैं वो आप हमें इजलास में 5 तारीख को हमारा जनरल हाउस का इजलास हो रहा है उसमें आप पुट करें, और जो फिर हाउस जो है वो फैसला करेगा वो हम आगे जो है ना वो लॉ मिनिस्टर साहब को फॉरवर्ड करें, आप उसको इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश इंशाल्लाह। सर, आपने आईनी अदालत की बात की। हाँ, एक तो इसका नाम आईनी अदालत, तो मतलब वो दूसरा सवाल दूसरी जहत में आता है कि क्या अदालतें गैर आईनी भी होती हैं, एक जनरल सी बात। दूसरा, आपको लगता है कि ये वक्त की नज़ाकत है जो आईनी अदालतों का जो इंतखाब है या बनाने का जो अमल है, ये वाकई वक्त की ज़रूरत है? देखें इसमें तो कोई शक नहीं है, वक्त की ज़रूरत है। बर्डन ऑफ केसेस जो हैं वो जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हम जाते हैं, सारा दिन बैठ के केस लेफ्ट ओवर हो जाता है, बारी नहीं आती। तो ज़्यादा मेजॉरिटी जो हमारा इजलास हुआ है उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी जो इलेक्टेड जो हमारे नुमाइंदे थे उन्होंने यही रिक्वेस्ट की लॉ मिनिस्टर साहब से कि आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा बनाने की बजाय सुप्रीम कोर्ट में ही कुछ जजेस को इस काम के लिए डिप्यूट कर दें कि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर सुने। बिल्कुल ठीक है, यानी नया बेंच बनाने की वहां पे मेजॉरिटी लोगों की यही राय थी। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप बार काउंसिल में अपना इस तरह हाउस इजलास कॉल करके और जो सजेशन है वो आप हमें जो है वो पुट करें। बिल्कुल ठीक तो है, फिर जो सजेशन आएंगे उसके मुताबिक जो है। अच्छा सर, आपको ये जो आईनी अदालतों की तकमील है या आईनी अदालतों पर जितनी बातचीत होती है, एक कानूनदान होने की हैसियत से जितनी रिस्पेक्ट आप बार की करते हैं उतनी ही रिस्पेक्ट जाहिर है, मुल्क है तो ये बार है, कोई मखसूस सियासी पार्टी इससे फ़ायदा उठाती भी नज़र आ रही है? मेरा नहीं ख्याल कि कोई सियासी जमात इससे कोई फ़ायदा उठाना चाह रही है। देखें कुछ मुल्कों में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। तो मेरा तो ऐसा ख्याल नहीं है जो आप कह रहे हैं कि किसी एक धड़े को फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इसको थोड़ा सा अवाम की रहनुमाई के लिए ज़रा ये बताएं कि जो आईनी अदालतों की इतनी बाज़गश सुनाई दे रही है, ये आईनी अदालतें करेंगी क्या? ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स जो हैं, जिस तरह ये आपने देखा कि वो मखसूस नशिस्तों का मैटर था या जो भी मैटर्स गए हैं कोर्ट में, तो वो डे टू डे हेयरिंग होती रही इनकी, और जो बाकी केसेस से लोग जो सफ़र, जो पब्लिक एट लार्ज थी वो सारी सफ़र कर रही थी। तो इनके पीछे मकसद सिर्फ बनाने का ये था कि जो आम लिटिगेंट हैं वो सफ़र ना करें इस तरह के केसेस में। देखिए महीना महीना केस चलते रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स,
2-2 महीने, 3-3 महीने। लेकिन बाकी जो केसेस हैं हमारी, सिविल अपीलें हैं, मर्डर अपीलें हैं, वो बेचारे लोग सफ़र करते हैं। तो अलहदा कोर्ट्स बनाने का मकसद इनका जो हमें नज़र आता है वो यही है। अदरवाइज कोई किसी सियासी जमात का हमें कोई ऐसा एजेंडा नज़र नहीं आ रहा कि इसके पीछे कोई ऐसे सियासी एक धड़ा तो ये भी बात बड़ी वाज़ेह करता है कि ये बात बड़ी करख्त होगी और ये बात इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि जजेस को, अब ये तो पता नहीं इस बात में किस कदर सदाकत है, कि उनको हाईजैक किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में और उनसे अपनी मर्ज़ी के फैसले मनवाए जाते हैं, और जब ये आईनी अदालतें बनेंगी तब उन जजेस को हाईजैक करना इनके लिए और भी आसान हो जाएगा। कोई ऐसी बात, कोई ऐसा ख़तरा भी आपको दरपेश है? नहीं, ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता। कोई ऐसी बात को जो सुप्रीम कोर्ट का जज है कि वो हाईजैक हो जाए, तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट का जज रहना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है। वहाँ पे हमें दिलेर जजेस की ज़रूरत है। और मेरा नहीं ख्याल जो हमारे कमिंग चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब, वो इधर बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट काम करके गए हैं, एक ऑनेस्ट, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो आइन और कानून के मुताबिक फैसले करेंगे। ज़बरदस्त। यानी आपको उनसे मुस्बत वाइब्स बिल्कुल उनकी से हमें। चले, मैं यहाँ पे एक सवाल ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अभी इन दिनों भागदौड़ हो रही है, नंबर गेम पूरे करने की भी कोशिश हो रही है, आईनी अदालतों के लिए भी भागदौड़ हो रही है। ये क्या कहीं इसमें बतौर कानूनदान बताइएगा, मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने की या काजी फायज ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की तैयारियां? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। अब तो उसका नोटिफिकेशन भी हो गया ना मंसूर अली शाह साहब का, आपने देखा होगा। जी बिल्कुल इसी तरह से नोटिफिकेशन हो गया। अब तो वो जो कोई थी लोगों के माइंड में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हो गई। सर, इसमें मैं ये चीज़ बड़ी वाज़ेह करके मैं इसलिए भी पूछना चाहूँगा, हम वकला वाले केस पे आते हैं क्योंकि बात से बात निकल रही है। मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब एक बेकरी में जाते हैं, वहाँ पे कुछ सामान खरीदने जाते हैं अपनी फैमिली के साथ, उनकी कोई वीडियो बनाता है और उनको बड़ी गलत अंदाज में उनको ट्रोल करता है, उन पे बातचीत करता है, उनको गाली देने के मुतरादिफ अगर कहा जाए इस तरह का मामला करता है। तो मुझे ये बताएं कि इस दौर में पाकिस्तान का कोई इदारा भी महफूज नहीं रहा। लोग डिफेंस के इंस्टीट्यूशन को इसी तरह से कड़े हाथों से ले रहे हैं, बल्कि मैं उन्हें लोग पाकिस्तानी नहीं कहूँगा, वो जो इदारों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अब आके हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया के सीनियर जजेस को भी इस चीज़ का सामना है। तो आपको नहीं लगता कि इस तूफान बदतमीजी को रुकना चाहिए? बिल्कुल रुकना चाहिए जी। मैंने वो वीडियो देखी तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इस तरह का कोई इंसिडेंट जो है वो हुआ है। देखिए, वो हमारे सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और उनकी रिस्पेक्ट करना हर पाकिस्तानी सिटीजन पे वाजिब है, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। उसके बाद जो है वो जो आप इंसिडेंट बता रहे हैं उसको मैं उस पर अफसोस ही कर सकता हूँ कि उसको जो जिस भी साहब ने किया उसको नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। और सर, इसमें इन सारे मामला को जब हम डीपली देखते हैं तो वकला की एक तहरीक उठती है, और हमने ये बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वकला की एक तहरीक पंजाब बार काउंसिल के स्टेज से भी और अपनी अपनी बार्स के स्टेज से भी ये बात करते हुए बड़ा ओपनली दिखाई देते हैं कि ये मुल्क हमारा है, हम इस पे करेंगे। यानी आप यूँ समझ लेंगे कन्फ्लिक्टिंग टॉक्स, कन्फ्लिक्टिंग वाइब्स उनकी तरफ से आ रही हैं। वो किसी भी धड़े के लोग हो सकते हैं। तो इस सारे मामले को बतौर वाइस चेयरमैन आप कैसे देखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल करके पूरी फैमिली की तरह अपनी जो मुतालबात है वो मनवाने? देखिए, हमारा जो है ना हर 2 माह के बाद जो है ना पंजाब बार काउंसिल का एक इजलास होता है, उसमें सारे धड़ों के लोग शामिल होते हैं। ठीक है। बार काउंसिल और बार एसोसिएशन में जितने भी धड़े हैं ना, उन सब के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक। हमने वो 5 तारीख को इजलास बुलाया हुआ है और हम यूनानिमसली डिसाइड करते हैं, जो हाउस कहेगा कि इसमें अमेंडमेंट्स होनी चाहिए, हम इसको अप्रूव करते हैं, तो पंजाब बार काउंसिल की तरफ से वो अप्रूव्ड होके जाएंगी। तो हम उनको सबको ऑन बोर्ड लेके जो भी हाउस फैसला करता है उसके मुताबिक करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब एक नया इशू ये बड़ा खुल रहा है सर, अब ये वकला की सियासी रंगों के साथ उन पे FIRs का बड़ा मामला बन रहा है। आए दिन किसी वकील पे, एक टाइम था कि वकला की एक रिस्पेक्ट थी, अब एक कांस्टेबल भी आके वकला को काला कोट पकड़ता है, उन्हें घसीटता है और इस कोर्ट की बेरुमती भी करता है, FIR भी देता है। तो ये सारा मामला कहाँ जा रहा है, किस तरह से कंट्रोल करेंगे? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। वकला के ऊपर 780 की FIRें हुई। नहायत अफसोस की बात है कि मेरे वकला भाइयों के ऊपर, देखें, पंजाब बार काउंसिल ने जब किसी वकील को हम लाइसेंस देते हैं ना जी, सबसे पहले हम उनको बार वोकेशनल कोर्स में कहते हैं कि बेटा आपने बार वोकेशनल कोर्स पूरा अटेंड करना है। ठीक है। उनको लीगल एथिक्स पे लेक्चर दिए जाते हैं। लेकिन चंद कुछ शरपसंद अनासर कुछ ऐसे भी हैं, हम में से कुछ ब्लैक शीप्स हैं, जिनकी वजह से पूरी कम्युनिटी जो है वो बदनाम होती है। माजी में नहीं था, अब ज्यादा हो रही है। अब ज्यादा हो रही है। लेकिन उसके लिए देखें, हमारी बार काउंसिल की कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें 3-4 कमेटियां बड़ी फाल हैं। मिसकंडक्ट कमेटी है, एंटी करप्शन कमेटी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है। हमें इस तरह की जो भी कंप्लेंट्स वसूल होती हैं, हम उसके ऊपर फौरी एक्शन लेते हैं।
ताकि इस तरह के इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। एक बात मैं ये कहूँगा कि वकील जो है वो दहशतगर्द नहीं हो सकता। वकील ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो उसको उस हद तक उसके ऊपर FIR दें। ये नहीं है कि कोई कांस्टेबल उठा है, उसके साथ उसके हॉटवर्ड एक्सचेंज हुए हैं किसी वकील के, तो उसके खिलाफ आपने 780A की FIR दे दी है। मैं इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। ठीक है कि यानी कोई भी वकील है, कोई भी वकील, देखें वकील जो है ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोई वकील दहशतगर्द नहीं हो सकता। हम लॉ को प्रोटेक्ट करने वाले लोग हैं। तो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वकील एक दहशतगर्द हो? सर जहां पर आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं वहां पर हम देखते हैं कि वकला बरादरी सिविल रेजिस्टेंस को भी बड़ा प्रमोट कर रही होती है। जो अवाम में सिविल रेजिस्टेंस है, किसी मखसूस इदारे के लिए कह लें, हुकूमती धड़े के लिए कह लें, या किसी एक मुतालबे के लिए कह रहे, वहां पर भी सपोर्ट। तो आपको नहीं लगता कि पंजाब बार काउंसिल का एक मुतफिका बयानिया होना चाहिए कि यानी आप बीइंग अ वाइस चेयरमैन जब एक चीज अनाउंस करें तो पब्लिक अपने अपने धड़े छोड़कर एक बार को जब इतनी रिस्पेक्ट देते हैं उसके साथ आके खड़ी हो जाए? जी बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। देखिए अभी हमने रिसेंटली एक ऑर्डर पास किया है और उसमें हमने ये कहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी वकील अपनी क़यादत, चाहे वो बार एसोसिएशन की क़यादत है या पंजाब बार काउंसिल की क़यादत है, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए कोई रिमार्क्स पास करेगा तो दैट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। अच्छा। और उसके खिलाफ जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो है वो इनिशिएट होगी। ये आप खबर दे रहे हैं कि आपने इस तरह का बिल हाँ पास? जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बिल नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव कमेटी ने एक ऑर्डर पास किया है, वो कॉपी भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसी चीज को रोकने के लिए जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे अदारों को टारगेट किया जाता है, हमारी जो पर्सनैलिटीज हैं चाहे वो बार काउंसिल की हो या बार एसोसिएशन की हो या पाकिस्तान बार काउंसिल की हो, उनको टारगेट किया जाता है, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता है, उनकी फैमिली को ह्यूमिलिएट किया जाता है। उसको रोकने के लिए हमने कहा कि दैट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी। हमारे लिए अलमिया ये है शाह जी कि हमारे जो मिसकंडक्ट ट्रिब्यूनल जो एक्टिव होते हैं 4 बने हुए हैं हाई कोर्ट में। ठीक है। हमने जो है वो लाहौर को अलहदा एक ट्रिब्यूनल डील करता है, इस तरह बहावलपुर बेंच, मुल्तान बेंच, मुख्तलिफ बेंचेस के हैं। तो वहाँ पे हमने चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की है कि काइंडली जो चंद शर पसंद अनासर हैं जो कि इस पूरी कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, हम जब उनके लाइसेंस सस्पेंड करके आपको मैटर रेफर करते हैं हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट में पिछले कोई 2 साल से फाइलें जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर ट्रिब्यूनल जो है वो एक्टिव ही नहीं है। वो जैसा आज भी मैं आपकी इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग करके आया हूँ कि जनाब वो ट्रिब्यूनल काइंडली एक्टिव कर दें। लाहौर में 300 वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जो हमने की हुई है, उनके लाइसेंस सस्पेंड किए हुए हैं। यानी आपने काम डन कर दिया, देरी वहां से है? हाँ जी, डिले उधर से हो रहा है। आज भी हम रिक्वेस्ट करके आए कि काइंडली हमें को टाइम दें ताकि इन केसेस को जो है ना वो डिस्पोज ऑफ कर सकें। अगर वो बेगुनाह है तो फारग हो जाएंगे, अगर वो गुनाहगार है तो उनको उनके परमानेंट कैंसिलेशन ऑफ देयर लाइसेंस, हमने जो रिक्वेस्ट उनको भेजी है कि इनके लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करके इनको वकालत से है वो फारग किया जाए। जबरदस्त, ताकि दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सके, दूसरों लोगों के लिए जो है वो मिसाल बन सके। जबरदस्त जबरदस्त। तो वो हमें यकीन तो चीफ जस्टिस साहब ने दिलवाया है कि इंशाल्लाह ताला इसको जल्दी हम एक्टिव करके और इनकी डिस्पोजल जो है वो कर देंगे। जबरदस्त। सर मैं आखिरी मराहिल में आ चुके, तो सब मेरा एक थोड़ा सा ज़ाती सवाल इसलिए भी है कि जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ और पॉलिटिकल चीज़ों से अवाम मुंतशिर हो जाती है, बागी हो जाती है और सोचती है कि यहाँ हल नहीं है, तो हमने देखा है कि वकीलों की तरफ जो आवाम है वो ज्यादा रुख करती है, वो देखती है कि ये हमारे लिए एक होप का जो है वो कोई ना कोई मंबा है। तो पंजाब बार काउंसिल के प्लेटफॉर्म से एक यूनाइटेड पाकिस्तान, एक मुस्बत पाकिस्तान के लिए, और एक ऐसा पाकिस्तान जहां किसी इदारे पर बातचीत ना हो, बजाय उसको कि उस पर बहस बिल बहस हो, बहस बिल इस्लाह का मामला प्रमोट किया जाए, तो क्या प्लानिंग रखते हैं? यानी कौन सी सबसे बड़ी ख्वाहिश है जो आपको लगता है कि अगर मैं पंजाब बार काउंसिल की सीट पर बैठ के कर जाऊं, सो आई एम डन विद माई टास्क? देखिए पंजाब बार काउंसिल में ना बहुत सारे इश्यूज हैं। ये जो बात आप कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं बात, लेकिन बेचारे हमारे जो वकील भाई हैं उनके इश्यूज और हैं। उनके इश्यूज हैं मईशत के, रोजगार के, उनके चैम्बर्स के इशू हैं। जो न्यू कमर्स एडवोकेट आ रहे हैं, आप अंदाजा करें कि हमारे पास डेली कोई 8-10 बच्चे आते हैं, वो ये कहते हैं कि सर हमारे पास फीस नहीं है कि हम लाइसेंस की फीस पे कर सकें। अब हमारे पास कोई ऐसा फंड नहीं है कि हम अपनी जेब से वो पैसे जो हैं वो अदा करें। उसके लिए मैंने उनको ये रिक्वेस्ट की कि यार बात सुनो, हमने भी ये टाइम शुरू में बड़ा मुश्किल टाइम होता है, लेकिन अगर आपने इस प्रोफेशन में आना है, अगर आपके माली हालात इसी तरह के हैं तो आप 2-4 साल 5 साल सर्वाइव नहीं कर सकेंगे।
मैंने फिर उनको ये कहा कि आप किसी भी तरीके से अपना लाइसेंस ले गए, आपको हम किसी कंपनी में लीगल एडवाइज़र के तौर पे जो है वो अपॉइंट कर देंगे, ताकि आपका मंथली जो है वो रोज़गार जो है वो चलता रहे। ये बड़ी खुशाइन बात है। हाँ जी, तो वो इंशाल्लाह ताला वो हम कर रहे हैं। आपने एक बड़ी खूबसूरत चीज़ की तरफ या ये जो इशारा दिया है कि हर वकील का स्टार्टिंग जो है वो इस तरह से होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वकालत जब शुरू की सी वहाँ से लेके वाइस चेयरमैन ऑफ पंजाब बार काउंसिल, इस सफ़र को एक जुमले या एक लफ्ज़ में कहें तो वो कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो यहाँ तक ले आया, इतने बड़े होते तक ले आया? नंबर एक चीज़, इसमें कोई एक चीज़ नहीं है। नंबर 1 पंक्चुअलिटी और नंबर 2 मेहनत। मैं जब नया 94 में मैंने वकालत शुरू की, उस वक्त मैं जब वकील बना तो मेरे पास कोई बाइक भी नहीं थी, मोटरसाइकिल भी नहीं थी। मैं घर से वैन पे बैठ के आता था और घर से मैं 50 रुपए, मुझे याद है 94 में मैं 50 रुपए लेके आता था। तो उसमें मैंने कोई चाय पानी, 30 रुपए में मैं चाय पानी कर लेता था और 20 रुपए जाते हुए ना मैं अपने क्लर्क को दे देता था कि यार ये रख लो। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा एक मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं जिस कोर्ट के आगे मेरा चैम्बर था ना, वो जज साहब जब गुजरते थे ना, वो मुझे देखते थे कि यार ये बच्चा सुबह ना पूरे 8 बजे आके अपनी टेबल के ऊपर ना मेजर एक्ट रख के बैठा होता है बड़े टाइम पे। उस जज साहब ने मुझे ना केस रेफर करने शुरू कर दिए। अच्छा जी, कभी किसी ने FIR लेके आ जानी, मैंने उससे पूछना आपको किसने भेजा? उन्होंने कहा जी वो जो सामने आपकी चैम्बर के सामने जज साहब है ना, उन्होंने हमें भेजा कि आप ना उस वकील को कर लें। उनकी भी कितनी मेहरबानी सर, उनकी मेहरबानी। उन्होंने ये किया कि जब मैं गाड़ी उधर खड़ी करके यहाँ से गुजरता हूँ तो ये बंदा सुबह सुबह ही जो है ना मेजर एक्ट रख के बैठा होता है, तैयार होके जनाब, वेल ड्रेस होके, बाल छल बना के बैठा हुआ यार। तो पंक्चुअलिटी जो है ना इस प्रोफेशन में कामयाबी के लिए सबसे बेहतर और इम्पोर्टेंट चीज जो है ना वो पंक्चुअलिटी है। उसके बाद फिर आपकी मेहनत है। जो शुरू के 2-3 साल आपने मेहनत कर ली है ना सर, तो फिर वो आपको सारी उम्र काम आए। जबरदस्त। अब तो बस यही वजह है जी। पहले मैं लोअर कोर्ट का वकील था, उसके बाद मैं हाई कोर्ट का वकील हुआ, उसके बाद मैं एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसके बाद मैं 2006 में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहा लाहौर बार एसोसिएशन का। फिर मैंने 2009 में मेंबर पंजाब बार काउंसिल का फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ा। उस वक्त मैं प्रोविंशियल टॉपर था, मैंने सबसे ज्यादा वोट लिए 2009 में। उसके बाद दोबारा पंजाब बार काउंसिल का रिपीट करने का ट्रेंड नहीं था इधर, लेकिन मैंने दोबारा अपने आप को पुट किया 2014 में एज ए मेंबर पंजाब बार काउंसिल। अल्लाह ताला ने फिर इज्जत दी, मैं दूसरी दफा मेंबर इलेक्ट हुआ। अब तीसरी दफा जो इलेक्शन था वो कोई लाहौर में मिसाल नहीं थी, कोई तीसरी दफा मेंबर रहा हो। अच्छा। लेकिन मैंने अपने आप को पुट किया, मेरे भाइयों ने मेरे साथ मोहब्बत की। देखिए, जब एक दफा बंदा इलेक्शन, मैं तीसरी दफा भी मेंबर जो है वो इलेक्ट हुआ और उसके बाद अब वाइस चेयरमैन पंजाब बार काउंसिल हूँ। वकील के इलेक्शन जीतने के बाद जो आपका टिनोर गुजरा होता है ना, लोगों ने आपको नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले ना वो आपका पिछला टिनोर जो है वो जरूर बिल्कुल वो जज करना, इसने वकला की वेलफेयर के क्या काम किए हैं, इसको दोबारा हम क्यों वोट दें। तो मुझे तो उन्होंने 2 दफा 3 दफा मुझे वोट दिए हैं, तो मैं इसलिए अपनी बार का बड़ा ममनून हूँ। और मेरी कोशिश भी है, मेरे पास बड़ा थोड़ा टाइम है एज ए वाइस चेयरमैन, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी जितनी भी कोशिश है वो लायर्स की वेलफेयर जितनी भी मैं कर सकता हूँ वो करूँगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, बड़ी मुस्बत तवक्कुआत और बहुत सारी नेक तमन्नाएं आपके लिए। नाज़रीन, ये वो तमाम तर सवालात थे जो हम तक आ रहे थे, आप सबके जहनों में थे, और उनका बड़ा मुदल्लल और वाज़िह जवाब हमें जो है वो वाइस चेयरमैन साहब ने दे दिया। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद अबरार अबुल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।